नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। मतलब सुनने में ये किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं लगती। एक तरफ है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत, और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अलग-थलग देशों में से एक, वेनेजुएला। सतह पर तो लगता है कि इन दोनों में कोई मेल ही नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों देश चुपचाप एक ऐसी साझेदारी कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल सकती है। तो आज हम यही पहेली सुलझाएंगे कि भारत वेनेजुएला के इतने करीब क्यों जा रहा है, जबकि अमेरिका जैसे देश उससे दूरी बनाए हुए हैं। क्या ये कोई मजबूरी है या एक सोचा समझा कदम? हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये कहानी सिर्फ तेल और खनिजों की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। इस कहानी को समझने के लिए हमें दो शब्द समझने होंगे, मजबूरी और मौका। वेनेजुएला के पास है मजबूरी, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। और भारत के सामने है एक बड़ा मौका, क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसे खजाने पर बैठा है जिसकी चाबी भारत को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर बना सकती है। तो ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, ये रणनीतिक शतरंज की बिसात पर एक बहुत बड़ा और साहसी कदम है। तो चलिए इसी शतरंज की बिसात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, ये सब हो क्यों रहा है? स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा संबंध है क्रिटिकल मिनरल से। लेकिन भारत को अचानक इनकी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों आन पड़ी है? देखिए, ये अचानक नहीं है। ये एक सुनामी की तरह है जो धीरे धीरे बन रही थी और अब हमारे दरवाजे पर है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज और क्लीन एनर्जी का जो बूम हम देख रहे हैं वो अभूतपूर्व है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय ईवी बाजार हर साल 40% से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, इसे सरल भाषा में समझें तो आज अगर सड़कों पर 100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं तो अगले साल 140 होंगी और उसके अगले साल लगभग 200। और इन सभी गाड़ियों को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, और बैटरी बनाने के लिए चाहिए लिथियम, कोबाल्ट, इस तरह के खनिज। बिल्कुल। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, हमारे फोन, लैपटॉप में लगने वाले सेमीकंडक्टर, इन सब चीजों की नींव यही खनिज है। अनुमान है कि अगले 4-5 सालों में सिर्फ बैटरी बनाने वाले खनिजों की मांग दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। दोगुनी? तो सवाल ये नहीं है कि हमें ये खनिज चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि अगर ये हमें नहीं मिले तो क्या होगा? हमारी पूरी ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी की क्रांति वो रुक जाएगी। हम एक रेस में हैं और इस रेस में पीछे रहने का मतलब है भविष्य की अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाना। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया। ठीक है, भारत की जरूरत तो समझ में आती है, पर इस पूरी कहानी में वेनेजुएला कहाँ फिट होता है? जब हम वेनेजुएला का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तो सिर्फ तेल आता है। और वो गलत भी नहीं है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, लगभग 303 अरब बैरल। ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है। अच्छा। लेकिन असल कहानी और भारत की दिलचस्पी का असली कारण तेल के नीचे छिपा है। वेनेजुएला के ये विशाल तेल भंडार एक भूवैज्ञानिक संकेत है कि वहां की जमीन के नीचे और भी बहुत कुछ है। जानकारी के अनुसार वहां एल्यूमिनियम, सल्फर, लौह अयस्क और बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं जिन पर आज तक ढंग से काम ही नहीं हुआ है। तो ये कैसा खजाना है जिसे किसी ने छुआ तक नहीं है? सही कहा। लेकिन एक मिनट, अगर वहां इतना बड़ा खजाना है तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में क्यों है? ये तो ऐसा है कि कोई सोने की खदान पर बैठा और भूखा मर रहा हो। आपने बिल्कुल सही नज पकड़ी है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने वेनेजुएला को दुनिया की अर्थव्यवस्था से लगभग काट दिया है। उनकी हालत ऐसी है कि उनके पास संसाधन तो हैं, पर उन्हें निकालने और बेचने के लिए जरूरी तकनीक, पैसा और बाजार तक पहुंच नहीं है। उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। वो एक ऐसे साथी की तलाश में है जो सिर्फ एक ग्राहक न हो बल्कि एक भागीदार हो, जो उन्हें इस मुश्किल से निकालने में मदद करे। और इसी खाली जगह को भारत भरने की कोशिश कर रहा है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, है ना? मैंने पढ़ा है कि हाल ही में वेनेजुएला के खनन मंत्री खुद भारत आए थे। जी हाँ, और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ लंबी बैठकें की। ये डील छोटे मोटे अधिकारियों के लेवल पर नहीं बल्कि सीधे टॉप लेवल पर हो रही है। ये इस बात की गंभीरता को दिखाता है। निश्चित रूप से। जब एक देश का कैबिनेट मंत्री दूसरे देश में जाकर ऐसी बातचीत करता है तो इसका मतलब है कि ये एक सामान्य व्यापारिक बातचीत से कहीं आगे एक रणनीतिक पहल बन चुकी है।
ठीक है, तो खनिजों की ज़रूरत और वेनेजुएला के भंडार का मेल तो समझ आ गया। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ खनिजों की नहीं है। भारत एक पूरा पैकेज ऑफर कर रहा है। ये क्या है? हाँ, और यहीं पर भारत का जो दृष्टिकोण है वो चीन या रूस जैसे दूसरे देशों से अलग हो जाता है। भारत सिर्फ एक खरीदार के रूप में नहीं जा रहा है। भारत कह रहा है, हम आपके खनिज लेंगे, लेकिन बदले में हम आपके देश को फिर से बनाने में भी मदद करेंगे। जैसे कि कोई उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण है फार्मा उद्योग। प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला में जरूरी दवाइयों की भारी कमी है। भारत, जिसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, ने उनके फार्मा उद्योग को उसे फिर से खड़ा करने में मदद की पेशकश की है। अच्छा। सोचिए, भारतीय कंपनियां वहां अपनी सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध करा सकती हैं। ये वहां के आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और कृषि क्षेत्र हैं। भारत की ट्रैक्टर्स और ऑटोमोबाइल कंपनियां जो किफ़ायती और मजबूत मानी जाती हैं, वो वेनेजुएला के लिए एकदम सही है। तो ये सिर्फ सामान बेचना नहीं है, ये उनकी टूटी हुई कृषि और परिवहन व्यवस्था को उसको फिर से पटरी पर लाने में मदद करने जैसा है। बिल्कुल। तो ये एक तरह का रिसोर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मानवीय। ये सिर्फ खदानें और सड़कें बनाने के बारे में नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसे साझेदारी बनाम निष्कर्षण मॉडल कह सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप वर्सेस एक्सट्रैक्शन। स्रोत साफ बताते हैं कि भारत ने कहा है कि वो सिर्फ कच्चा माल नहीं खरीदना चाहता, बल्कि वहां की खनन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने में भी निवेश करने को तैयार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है नई तकनीक लाना, स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देना, रोजगार पैदा करना। इससे वेनेजुएला सिर्फ एक कच्चा माल बेचने वाले देश की छवि से बाहर निकलकर एक औद्योगिक भागीदार बन सकता है। ये एक सम्मानजनक प्रस्ताव है। और इस लंबी साझेदारी का कोई ठोस सबूत भी है क्या? क्योंकि वादे तो कोई भी कर सकता है। इसका सबसे बड़ा और ठोस सबूत है जॉइंट कमेटी मैकेनिज्म का पुनर्स्क्रियन। ये क्या है? ये एक भारी भरकम नाम लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। ये दोनों देशों के बीच एक आधिकारिक मंच है, जहां वे नियमित रूप से बैठकर खनन, रक्षा, ऊर्जा, मतलब हर मुद्दे पर बात करते हैं और योजनाएं बनाते हैं। सोचिए, ये सिस्टम पिछले 10 साल से पूरी तरह से बंद पड़ा था। 10 साल से? जी। इसे अब फिर से चालू करने का मतलब है कि दोनों देश कह रहे हैं, अब हम गंभीर हैं, अब हम हर महीने, हर साल मिलेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ये एक बार के सौदे और एक रणनीतिक विवाह के बीच का अंतर है। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है। आर्थिक और रणनीतिक नजरिए से एक स्मार्ट मूव लगता है। लेकिन अब उस कमरे में मौजूद हाथी के बारे में बात करते हैं। अमेरिका। वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते दुश्मनी वाले हैं, ये तो सब जानते हैं। ट्रंप प्रशासन ने तो अधिकतम दबाव की नीति के तहत उन पर इतने प्रतिबंध लगाए थे कि उनकी अर्थव्यवस्था ही जर्मरा गई। ऐसे में भारत का वेनेजुएला के इतने करीब जाना, क्या ये सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देने जैसा नहीं है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है, और इसका जवाब आज की भारतीय विदेश नीति के मूल में छुपा है। हाँ, ये एक जोखिम है, लेकिन ये एक सोचा समझा और परिकलित जोखिम है, एक कैलकुलेटेड रिस्क। भारत का ये कदम दुनिया को और खासकर अमेरिका को एक बहुत साफ संदेश देता है। हम आपके दोस्त और भागीदार हैं, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन क्या अमेरिका भारतीय कंपनियों पर भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता जो वेनेजुएला में काम करेंगी? ये तो एक खतरा है। खतरा तो है, लेकिन आज का भारत 1990 के दशक का भारत नहीं है। आज भारत एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति है। अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, खासकर इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करने के लिए। भारत इसी का लाभ उठा रहा है। वो कह रहा है, हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी स्वतंत्रता सबसे ऊपर है, और हम इन लक्ष्यों को पाने के लिए